हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ICSE के मैथ्स के सेक्शन ए का बचा हुआ पार्ट, साथ ही साथ कई कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो हमने 5th क्वेश्चन तक कवर कर रहा था, अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 6th क्वेश्चन बोला है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें। पहला है 1 से 5, अगला है 6 से 10, फिर है 11 से 15 और एक है 16 से आखिरी 20, ठीक है। ये हमारे क्लास इंटरवल है। एक हमें दे रखी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है और मीडियन क्लास पूछी है, तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो समझ जाना क्वेश्चन आसान है, और अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है वो अभी आपको बताता हूँ। तो देखो ज़रा पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, 6, 11 और 18, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हमें बोला है मीडियन क्लास बतानी है, तो मीडियन क्लास बताने से पहले मीडियन भी तो पता होना चाहिए ना। एक बार मीडियन हाथ में आ जाए तो मीडियन क्लास आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना, कॉमन सी बात है। तो यार अब मीडियन कैसे पता करें? तो मीडियन पता करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ इतना सा काम होता है, जो आखिरी तुम्हें देखो ये देखना है आखिरी वाली वैल्यू क्या है। अगर ये इवन है तो ठीक इसका आधा कर दो, तो 18 है तो ठीक इसका आधा कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा मीडियन 9। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑड होती, अगर ये मान लो 19 होती, तो ऑड होती तो उसमें एक ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला पड़ा होगा ना, इवन में n/2 और ऑड में n+1/2, तो वही है, ठीक है। तो अगर ऑड होती तो इसका मीडियन निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करते 20 बन जाता, और तब 2 से डिवाइड करते तो 10 आता। लेकिन हम आखिरी वाली वैल्यू का 2 से डिवाइड ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये दिमाग में आना भी चाहिए कि भाई इस वैल्यू का हम आधा क्यों कर रहे हैं। खाली क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो करना कैसे है, 18 है इसका आधा करो, कितना है 9। अब ये देखो, तो हम यहाँ चेक करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 9 कौन सा नंबर है जिससे 9 छोटा है। तो 6 से छोटा है क्या? नहीं। यहाँ पर आएंगे क्या 11 से छोटा है? हाँ। तो ये मेरी हो गई है मीडियन क्लास, इतना सा काम है। लेकिन मान लो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी होती तब क्या करते हैं? और एक और क्वेश्चन 1 में बनता है, यहाँ पर हमने 18 को 2 से डिवाइड क्यों किया, ये दोनों समझने हैं। तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी से समझाता हूँ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको, अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो क्या करते हैं। तो उसको मैं रब कर रहा हूँ। तो मैं फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 और दूसरी ले लेते हैं यहाँ पर हम 4, फिर उसके बाद 5 और फिर 7, ठीक है। तो ये हम मान लो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी होती और यही क्वेश्चन तुमसे पूछा होता कि मीडियन क्लास बताओ, तब क्या करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है। खाली एक टाइप का क्वेश्चन मत देखा करो। जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो उससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करा करो। तो ये अगर मेरे को ऐसा दिया होता ना फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा काम मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती। तो पहले देखो, सबसे पहला काम तो हमारा है इस फ्रीक्वेंसी से अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को निकालनी, तो मैं क्या करता वो तरीका भी देख लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो वैल्यू ऐसे लिखते हैं, अगली वाली में पिछली वाली जोड़ते हुए चलते हैं। तो 4 में 2 जोड़ूंगा कितना हुआ? 6। फिर इसमें जो नई वाली वैल्यू आई, इसमें इस वाले को जोड़ूंगा तो 6 5 कितना 11। फिर इस वाली में नई वाली वैल्यू को जोड़ूंगा तो कितना हुआ? 18। तो ये दिख रहा है जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को मिल गई है, ठीक है ना, जो हमें दे रखी थी यहाँ पर। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पर, जो हमें 18 का आधा कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? अगर मैं सबका जोड़ूँ, इन सबको अगर मैं टोटल करूँ तो बताना कितना आता है। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18। तो असल में होता बताऊँ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ना, तो ये हम देखते हैं कि क्या ये ऑड है या इवन है। अगर ये इवन होता है तो सीधा 2 से डिवाइड करते हैं, और ऑड होता है तो 1 ऐड करके तब 2 से डिवाइड करते हैं। तो लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ध्यान देना, जो जिसकी आखिरी वैल्यू होती है वो भी सेम होती है टोटल फ्रीक्वेंसी के। तो इसलिए जब अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए होती है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम की होती है। तो टोटल सम तो हमें ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी वैल्यू में मिल रहा है, तो हम क्यों निकालेंगे फ्रीक्वेंसी? तो बात समझ में आ रही? तो हमें इस वैल्यू का आधा करना होता है मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू हमें मिल रही है तो हम सीधा उसका आधा कर देते हैं। इवन है सीधा आधा करो, ऑड है तो 1 जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसा दिया होता तो मैं इसका तब आधा करता, जो आखिरी वैल्यू मेरे को मिली होती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी में से जो यहाँ आखिरी वैल्यू आ रही है इसका आधा करता। तब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता तो कितनी आती मेरी वैल्यू? 9 आती। फिर उसके लिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रखी। फिर मैं वहाँ चेक करता कि जो मेरी वैल्यू 9 आ रही है वो कहाँ पर लाया करती है। तो 11 से छोटी है, तो इस वाले को मैं बोलता मेरी ये क्या है? मीडियन क्लास। बात समझ में आ रही है ना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधा आखिरी वैल्यू को आधा करो, चेक करो कि कौन सी वैल्यू से छोटी है, और उस वाली तुम्हारी वो वाली जो इंटरवल है वो तुम्हारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हर हाल में निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो कि कौन सी वाली क्लास पे वो लाया करती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई तो आसान है करना, ठीक है। जिसका ऑप्शन है जो सही वो है 11 से 15 वाली क्लास इंटरवल, जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से, मतलब 3 टाइप उसमें कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं उसको कैसे होगा, ठीक है। तो उसको समझते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है इफ़ लाइन 7y = ax, एक लाइन है 7y = ax + 4, एक लाइन ये है
एक लाइन है 2y इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये दो तुम्हें लाइन दे रखी हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, बोले दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और तुम्हें निकालनी वैल्यू ऑफ ए। अभी पैरेलल बोला है, मान लो तुम्हें यहाँ पर पैरेलल की बजाय कोइंसिडेंट बोला होता, ठीक है, तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 टाइप होते हैं। अगर मेरे को बोला है दो लाइन फॉर एग्जांपल ऐसी हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पर कट कर रही है, ये दो लाइन है अगर फॉर एग्जांपल, और एक पॉइंट पर कट कर रही है, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस अगर ऐसा होता है तो हमारा जो, अच्छा देखो एक उससे पहले ये देख लो, जो हमारी इक्वेशन है ना, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब x के साथ एक a1 करके कुछ वैल्यू होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, y के साथ b1 करके कोई कांस्टेंट ये कुछ वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट होगा c1, ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट a1 है, y का b1 है, c1 एक कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। तो ऐसी एक हमारी इक्वेशन होगी। ऐसी और भी हो सकती हैं, तो और भी होंगी तो फिर a1 की जगह a2 लिख देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई ठीक है, x के साथ कोई और कोई उसका कोएफिशिएंट है, y का कुछ और है, और इसी c2 एक अलग कोएफिशिएंट, एक अलग कांस्टेंट है। तो ऐसी हमारी बहुत इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो हमें पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले x वाले को लिखूंगा, तो इसको इधर ले आऊँगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस ax, ठीक है ना। 7y है यहाँ पर तो प्लस 7y, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस होता है। और यहाँ इसको 4 को उठा के फेंका इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0 बन गई ना भाई। इस वाली फॉर्म में आ गई, 7y है फिर कांस्टेंट है इक्वल टू 0, उसका भी ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको उठा के यहाँ रखो, माइनस था प्लस हो जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस ये 3 को यहाँ करा तो प्लस था, यहाँ हो गया माइनस हो गया इक्वल टू 0 बन गई। दोनों इस फॉर्म में आ गई, पहले इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब समझते हैं जो कॉन्सेप्ट में बता रहा था। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर, तो जो हमारा ये होता है ना a1 अपॉन a2, ये नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। मतलब इसका a1 क्या हुआ, इसका a1 क्या हुआ, इसका a1 हुआ माइनस a। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ माइनस a अपॉन इसका a2, देखो इसका वाला, देखो कोई भी इक्वेशन का तुम a1 मान लो, किसी का भी a2, तो अगर तुमने इसको फिक्स कर लिया कि मैं इसका a1 b1 मान रहा हूँ, तो फिर उसका a2 b2 होगा। अगर तुम इसको a2 b2 कर रहे हो तो फिर उसका a1 b1 होगा। पहले अपने माइंड में फिक्स कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी इसका ले रहे कभी उसका ले रहे, ठीक है। तो ये वाली मैं a1 b1 इस वाली के मान रहा हूँ, उसके a2 b2। तो अगर इसका a1 है तो इसका a1 की वैल्यू क्या है, जो x के साथ वाला मतलब माइनस है, a2 क्या होगा x के साथ वाला, तो यहाँ क्या कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं क्या 0 की 1 कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। 0 मत कर देना भाई, मार्क्स भी 0 हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2, तो b1 इसका होगा, तो b1 कितना है फिर 7, y के साथ वाला होता है ना b1, 7 अपॉन b2 उसके साथ वाला क्या है 2। तो ये तब होगा अगर मैं बोला लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, लाइन है पैरेलल, ठीक है। तो ये केस बन सकता है, बोला इसमें बताओ कि ये जो a की वैल्यू है क्या नहीं होनी चाहिए अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगी, माइनस a नॉट इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 7/2, तो a नॉट इक्वल टू माइनस 7/2। तो मतलब क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो बताओ a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल टू है, ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है कि लाइन पैरेलल है। तो अब देखो दूसरा केस ये हो सकता है, इसको मैं रब कर रहा, ठीक है। तो दूसरा केस ये हो सकता है लाइन होगी पैरेलल, जो क्वेश्चन में दिया है तो पैरेलल हो जाती है ना। देखो अभी तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं था, लेकिन अब अगर b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया, ठीक है, तो दो केस बनते हैं। देखो दो केस बनते हैं तब, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया, तो या तो फिर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, या फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया, और ये c1 अपॉन c2 के भी बराबर हो जाए। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना भैया। स्टार्टिंग में था या तो वो बराबर ना हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल हो गया तो फिर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ये दो केस बनते हैं, तो टोटल 3 केस बन रहे हैं। इंटरसेक्टिंग में तो स्टार्टिंग में इक्वल नहीं होगा, बाद में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये इक्वल हो गया फिर 2 केस और बन जाएंगे कि या तो ये c1 c2 के बराबर ना हो या फिर उसके भी बराबर हो। अब इसमें से एक केस है पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन का केस ये वाला होता है जिसमें c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता। देखो तो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका सुनो, तुम्हें इसको समझाना है, अपने खोपड़े में बिठाना है। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, बात में खत्म। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है तो दो केस बनेंगे, या तो c1 अपॉन c2 के बराबर होगा या c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तो इस पर ध्यान रखना, जब सारा इक्वल हो जाएगा तो याद रखना लाइन होती है कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी ठीक इसके ऊपर बनी है,
तो बताओ अगर मैं इसकी मैं पूछूँ कि ये लाइन कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही मतलब एक पॉइंट पे काटेगी दूसरी को, चाहे कैसे भी काट रही हो एक ही पॉइंट पे काटेगी। कोइंसिडेंट लाइन जो मैं ये बोल रहा हूँ, कोइंसिडेंट, ये लाइन बताओ एक के ऊपर एक है अगर लाइन, तो ये कितने पॉइंट पे कट करेगी दूसरी लाइन को? अगर एक के ऊपर एक ही लाइन बना दी तो हर पॉइंट पे उसे कट करेगी ना, मतलब पूरे उसी के ऊपर वो लाइन है तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मतलब इन्फिनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक इन्फिनाइट पॉइंट है इनके बीच में, ठीक है ना। तो ये वाला जो केस होता है जब तीनों इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन का। पैरेलल लाइन का ये वाला होता है, पहला लाइन में ये दो बराबर होते हैं लेकिन आखिर में C1/C2 के बराबर नहीं होता, तो ये वाला केस होता है पैरेलल लाइन का। तो दो याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइन के, जब कोई भी बराबर नहीं होता A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता, जब सारे बराबर हो गए तो कोइंसिडेंट लाइन, तो जो बीच का बचता है वो कौन सा होगा? पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में ये है। तो अब बोला था उन्होंने इस -a की वैल्यू बताओ, तो हमें देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करनी है, तो A1/A2 डाल लेते हैं। तो A1 क्या था? -a, A2 क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 इक्वल टू B1/B2 ले लेते हैं। B1 क्या है? 7, B2 क्या है? 2, तो सॉल्व कर लें बिल्कुल। तो देखो -a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7/2, और तो a क्या हो जाएगा? -7/2, ठीक है। तो आ गया आंसर। तो इसमें देखना ऑप्शन होगा -7/2, इसमें हाँ सही भी ऑप्शन है -7/2, तो समझ में आ गया ना। तो ऐसा करना है, हम इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 330 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सिलेंडर ऐसा होता है, देखो सिलेंडर का फॉर्मूला भी याद करना सिखा देता हूँ। देखो जैसे ये मैंने बनाया सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है सर्कल का एरिया, ठीक है। तो सिलेंडर क्या होता है? देखो अगर मैं बहुत सारे सर्कल एक के बाद एक जोड़ता जाऊँ, एक के बाद एक बहुत सारे सर्कल ऐसे ऐसे लाइन में जोड़ता जाऊँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मेरा सिलेंडर नहीं बन रहा, एक सिलेंडर नहीं बन रहा ना। तो मतलब इतने सारे सर्कल हैं, तो ये कितने सर्कल हैं? तो ये मेरे को बताता है हाइट, इनकी जो लंबाई है। तो अगर मैं एक सर्कल के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो πr² हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, याद रहेगा जिंदगी भर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये πr² है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये किसके बराबर है? 330 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब बोला था वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट। एक कोन है जिसकी रेडियस सेम है, हाइट सेम है, और पाई तो पता है सबको सेम ही रहता है 22/7। द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ गिवन सिलेंडर। जिसकी सिलेंडर जितनी रेडियस और हाइट है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। अगर ये सिलेंडर है तो कोन की वॉल्यूम अगर मैं बनाऊंगा इसी सिलेंडर से कोन, तो उसका 1/3 हो जाएगी। तो यार अगर इसका 330 है तो 1/3 हो जाएगी, तो मतलब तो ये है ना, देखो ये मेरा है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 तो 1/3 रहेगा। πr²h की वैल्यू हमें पता तो नहीं है कहीं गलती से? ये क्या है? अरे वाह, πr²h की वैल्यू दे रखी है हमें, तो 330 को यहाँ रख दूंगा ना मैं, तो रख दिया मैंने 330 यहाँ। अब काट लो इसे 3 से, ये काटा 110 आ रही, तो 110 सेंटीमीटर क्यूब आगे वॉल्यूम किसकी? कोन की। तो ऑप्शन है हमारा ये सी ऑप्शन है, हो गया। तो देखो अगला क्वेश्चन बोला इन द गिवन ग्राफ आपको साइड में दिख रहा होगा, द मॉडल क्लास इज द क्लास विथ फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें बतानी है मतलब। तो पहले तो देखते हैं मॉडल क्लास क्या होती है। तो मॉडल क्लास इस शब्द ना मोड से आया है। मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, या जो सबसे ज़्यादा बार हमारे डेटा में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है या किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखो एक वैल्यू दिख रही है 72 जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो वैल्यू होगी मेरी मोड। तो मोड मेरा हो गया 72। तो इन्होंने बोला था इन द गिवन ग्राफ द मॉडल क्लास इज द क्लास विद फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 72। तो हमारा आंसर है पहला वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखो इसमें बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। देखो भैया टोटल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ ना मैं, प्रोबेबिलिटी संभावना टोटल होती है 1। इसमें जीतने हारने की सब मिला जो जितनी भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी वो टोटल होता है 1, जीतने की भी हारने की भी, ठीक है, टोटल मिला के होती है 1। तो इसमें बोला है कि किसी प्लेयर की जीतने की 0.56 है। भैया जीतने की 0.56 है, तो 1 से अगर मैं माइनस कर दूँ 0.56 तो मेरे को उसके हारने की मिल जाएगी ना। ये विनिंग की है प्रोबेबिलिटी, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है। तो टोटल में से यार अगर विनिंग की माइनस कर दी तो सीधी सी बात है लूज़ वाली हमें मिल जाएगी ना, लूजिंग उसके हारने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 से माइनस कर लो, ये तो बहुत आसान काम है। 10 में 6 गया 4 आया, 9 में 5 गया 4 आया, ये हुआ 0.44 है ऑप्शन, 0.44 सी ऑप्शन है। देखो तो कितना आसान है।
तब भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, सेक्शन बी का सोल्यूशन लेके आऊँगा जल्दी से, और कुछ ICSE के कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।